फैसल ख्वाजा सराओं को ख़ुद मुख्तार बनाने की बात करते हैं। हम दिखाते भी हैं आपको कि कैसे मुख्तलिफ शोबा जात जो है ज़िंदगी के, उसमें उनकी खदमात को बरोए कार लाया जाता है। सरकारी दफातर में तैनाती हो या फिर तालीमी मैदान में उनका नाम बनाने की कोशिशें, ख्वाजा सरा हमें आगे आगे नज़र आते हैं। बहुत ही पॉजिटिव ये इमेज है। लोधरा के एक प्रोजेक्ट से मुतालिक आज हम आपको शो में बताएंगे। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ख्वाजा सराओं को अच्छा रोज़गार फराहम किया जा रहा है। निजी इदारे के ज़ेर एहतमाम लोधरा पायलट प्रोजेक्ट ने ख्वाजा सराओं को शहद की मक्खियाँ पालने और उनसे शहद इकट्ठा करने की ट्रेनिंग दी है और आप मनाजिर भी देख सकते हैं। माहाना अब वो हज़ारों रुपए इसमें कमा भी सकते हैं। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है CEO लोधरा पायलट प्रोजेक्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सबूर और गोशी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जी आप दोनों का शुक्रिया। सबूर साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट, क्या आइडिया था इस प्रोजेक्ट के पीछे? थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो आपने ये मौका दिया और इस मौजू पर आपने इसको हाईलाइट किया। बुनियादी तौर पर लोधरा पायलट प्रोजेक्ट एक NGO है। हम एक आवाज़ दो के नाम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें महरूम और नज़रअंदाज तबकात, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी शामिल है, ट्रांसजेंडर शामिल है, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये आइडिया उस ग्रुप के अंदर आया हमारे जब डिस्ट्रिक्ट फोरम में, जहाँ पर 15 ट्रांसजेंडर मेंबर हैं, कि नॉर्मली ये ख्याल किया जाता है कि ट्रांसजेंडर एक ख़ास तरह का काम कर सकते हैं। उनको एक लिमिटेड हवाले से हमने टैबूज बनाए हुए अपनी सोसाइटी में कि वो मेन स्ट्रीम नहीं हो सकते। तो वहाँ डिमांड ये आई कि कुछ हम इनोवेटिव काम करें, कुछ टेक्निकल काम किया जाए। तो हमने ये डिस्कशन किया। फिर मैं बड़ा मशहूर हूँ WWF का, उन्होंने आकर हमारी टीम को ट्रांसजेंडर को टेक्निकल ट्रेनिंग दी कि किस तरह हनी बी फार्मिंग हो सकती है। और फिर हमने लोधरा पायलट प्रोजेक्ट में उसमें इनिशियल जो सपोर्ट दिया ट्रांसजेंडर्स को। और लोधरा में एक हमारा अर्बन फॉरेस्ट बना हुआ है जिसका इनिशिएटिव हमने लिया था लोधरा पायलट प्रोजेक्ट में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके। ये ट्रांसजेंडर्स वहाँ पर हनी बी फार्मिंग कर रहे हैं। और जिस तरह आपने बताया कि हमारा यहाँ 5 ट्रांसजेंडर का ग्रुप है और ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है कि ये अपनी अर्निंग इसके जरिए कमा रहे होंगे। सही। सर, ये भी समझाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ लोधरा तक महदूद है या फिर हम देखें कि दीगर शहरों में भी इसे शुरू किया गया है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात यह है कि ये जैसे लोधरा पायलट प्रोजेक्ट है, हम लोधरा में छोटे छोटे पायलट्स करते हैं। ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम इसको बहुत एक्सपेंड करेंगे, पहले सदर्न पंजाब में और फिर पूरे पंजाब और पाकिस्तान में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 20-25 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कोई महीना इसका तकरीबन हुआ है मैं शुरू किए हुए। तो 20-25 दिन के बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे, फिर हम उस एवेल्युएशन की रोशनी में इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सही। और अब आई थिंक हमारे साथ शायद गोशी भी मौजूद है, फैसल, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी हम जानते हैं। थैंक यू सो मच गोशी, वक्त देने के लिए, वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताएं कि शहद की मक्खियों की अफजाइश और फिर शहद निकालना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मतलब आप तो एक मक्खी को देख के डर जाते हैं, यहाँ पे तो इतनी मक्खियाँ होती हैं, डर नहीं लगता आपको? नहीं मैम, बिल्कुल डर नहीं लगता। ये LPG वालों ने हमें 2 दिन की ट्रेनिंग दी है और 2 दिन की ट्रेनिंग से अब ये मक्खियाँ हमारी दोस्त बन चुकी हैं, क्योंकि ये दूसरी मक्खियाँ होती हैं 4 किस्म की। ठीक है, ये वो मक्खियाँ हैं जो दोस्ताना मक्खियाँ होती है, यूरोपीय मक्खी है, कि इनसे अगर दोस्ती हो जाए तो ये कुछ नहीं कहती। तो आपकी मक्खियों से दोस्ती हो चुकी है? जी, दोस्ती के साथ साथ इनके हिफाजती गैजेट्स भी हमने मुहैया किए हुए हैं, जिसमें जाली वाली कैप है और दस्ताने हैं, उनके एप्रन हैं, तो सेफ्टी किट्स भी अवेलेबल हैं। सही है। अच्छा गोशी, ये हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी की ज़िंदगी जो है वो इतनी आसान नहीं होती है। रिज़्क़ हलाल कमाना कितनी अच्छी बात समझते हैं आप इसको? आए और क्या कहते हैं ट्रेनिंग ले और इस काम को आगे बढ़ाएं और क्या कहते हैं हक हलाल की कमाई में तरक्की करें और आगे बिजनेस करने लगे। कोरोना वायरस की वजह से हमारे फंक्शन वगैरह सब खत्म हो चुके हैं और जिसकी वजह से LPG वालों ने हमें ये ट्रेनिंग देकर और क्या कहते हैं ये ट्रेनिंग देकर हमारे रोजगार में, हमारे कारोबार में क्या कहते हैं उन्होंने आपको हेल्प किया है, आपको सपोर्ट किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इन्हें माहाना कितनी आमदन हो जाती होगी? देखिए, हमारा ख्याल है कि जो पहली प्रोडक्शन जब आ जाएगी तो एक बॉक्स से तकरीबन 10 kg के करीब शहद मिल जाएगा कुछ 1.5 से 2 महीने में और तकरीबन 2000 रुपया शहद का पर किलो रेट है, तो तकरीबन 20,000 के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी 2 महीने में आमदन होगी। और देखिए, जैसे आपने बात की,
हम समझते हैं कि ये इस तरह के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इसलिए करने ज़रूरी हैं कि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि ख्वाजा सरा हर तरह का काम कर सकते हैं, और दूसरा और एनजीओस को भी और गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ना चाहिए कि इस तरह की अच्छी बात यह है कि इससे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब आपका, और गोशी आपका भी। उम्मीद यही करते हैं कि इसके मस्बत जो सरगर्मियाँ हैं उनमें माशरे के मुख्तलिफ जो लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा और उन्हें एक बेहतरीन रोजगार का जरिया फराहम करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बात करेंगे दुनिया भर के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में वायरस का फैलाव एक बार फिर तेज़ हो गया है। ये चौथी लहर है, ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। मुल्क भर में अगर हम आदाद शुमार की अब बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान मज़ीद 95 अफराद इंतकाल कर गए हैं। ऐसे में मजमूई अमवात जो हैं वो 24,573 हो गई हैं और 3,221 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। और अगर हम मस्बत केसेस की शरह की बात करें तो 6.68% रही है। सिंध की तरह पंजाब, जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ भी मस्बत केसेस की शरह बढ़ती जा रही है। और वायरस का फैलाव क्यों ना बढ़े, क्योंकि हम एहतियात तो कर ही नहीं रहे। हमने देखा है कि वीकेंड पे हुआ क्या जनाब, किस तरह मुल्क भर में लोग सड़कों पर निकले और यौम आज़ादी का जश्न मनाते रहे। मुख्तलिफ मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जियाँ होती रही, ना मास्क था, ना समाजी फासले का ख्याल रखा गया। मौजूदा सूरत हाल कितनी तशवीशनाक हो सकती है, और अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं होता तो क्या मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। इसी समय दीगर अहम सवालात हैं जो कि हमारे जहनों में फिर ऐसी सूरत हाल को देखकर जन्म लेते हैं, और इन सवालात के जवाबात जानने के लिए हमने राबता किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा से। नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कोरोना की ये 4th वेव जो कि ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन साबित होती जा रही है, क्या हुकूमत सख्त इक़दामात के ऑप्शंस पर गौर कर रही है? क्योंकि पंजाब हो जाए, सिंध हो जाए, पाकिस्तान का कोई भी शहर हम देख लें, उसके अदादो शुमार हम देख लें, वहाँ पर केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अवाम इक़दामात जो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। ऐसे में हुकूमत सोच क्या रख रही है? ऑप्शंस तो हर किस्म की हर वक्त टेबल के ऊपर मौजूद होती है, डिस्कस भी होती हैं, क्योंकि जिस तरह की ये पेंडेमिक है तो इसकी रोशनी में फैसले आपने जिस तरह देखा है कि NCOC में डेली मीटिंग्स होती हैं, तमाम पाकिस्तान से डाटा जो है वो टेबल पे रखा जाता है और किस तरह से किस तरफ फैलाव हो रहा है, कौन सी सिटी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, किस तरफ ज़्यादा हमारे पॉजिटिविटी रेशियो बढ़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की रोशनी में जो है वो डेली बेसिस के ऊपर फैसले किए जाते हैं। टोटल लॉकडाउन की ऑप्शन तो टेबल पर रहती है, मगर मैं समझती हूँ कि हुकूमत की ये चॉइस नहीं है। और पहले भी हमने जो 3 वेव्स थी वो बगैर टोटल लॉकडाउन के जो है उनको कंट्रोल किया था, स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए और पाबंदियाँ बढ़ाकर, कि जो पब्लिक गैदरिंग्स की जगह होती हैं, जो पब्लिक इवेंट्स की मौके होते हैं, उनको कर्टेल किया गया था, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। और लॉकडाउन का मकसद भी ये होता है कि लोगों का इंटरेक्शन जो है वो आपस में कम हो। तो अगर हम ये जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, जो डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं, शादी हॉल्स होते हैं, मार्केट प्लेसेस होती हैं और बाकी जो इज्तिमात होते हैं, उन पे अगर पाबंदियां लगा दी जाएं तो हमें मईशत को बंद करने की ज़रूरत उस तरह से नहीं पड़ती कि टोटली हर चीज़ हो जाए। दुकानों के टाइम कम किए जा सकते हैं, वहाँ पर विजिलेंस स्ट्रॉन्ग की जाती है। तो मैं समझती हूँ कि अभी भी यही ऑप्शन जो है इसी को ऊपर कोशिश की जाएगी। लॉकडाउन का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा और पाबंदियां जो है वो मजीद कुछ सख्त कर दी जाएंगी, पर अभी टोटल लॉकडाउन की तरफ जो है वो अभी कोई मैं समझती हूँ कि प्लान नहीं। अच्छा नौशीन साहबा, एक चीज़ जो कि हमेशा से जहन में रहती है वो ये कि अगर आप कॉर्नर करेंगे किसी चीज़ को तो शायद वो ज़्यादा एक्सपेंड हो, यानी कि जो कारोबार के औकात हैं हमने उसको महदूद कर दिया, तो क्या वो करने से आपके खातिर खा नताइज बरामद हुए हैं, या फिर अगर कारोबार के औकात महदूद करेंगे तो लोग उन औकात में ज़्यादा आएंगे? अगर उन औकात को महदूद करने के बजाय फ्री हैंड दिया जाए ताकि लोग अपनी सहूलत के हिसाब से अपने वक्त से जाएं वहाँ पे, तो आपको नहीं लगता कि इससे जो आप कह रही हैं कि लोगों की जो एंगेजमेंट है आपस में वो कम हो सकेगी? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि ज़रूरत के लिए अगर सिर्फ बंदे ने ज़रूरत के लिए घर से निकलना है और ज़रूरत की चीज़ें लेनी है तो जितने औकात कार जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो काफ़ी होते हैं
और उसके अंदर लोग बगैर रश किए भी चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि जो ग्रॉसरी की जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनके लिए तो टाइमिंग्स जो है और दिन भी उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि वो सैटरडे संडेज को भी बंद किए जाए। मगर जब आप मार्केट्स इस तरह से खोलते हैं तो हमने खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि लोग एज रिक्रिएशन भी इन मॉल्स में, इन मार्केट प्लेसेस में जो है वो आते हैं, वो ज़रूरत के अलावा भी उसको सिर्फ एक आउटिंग भी उसको समझते हैं। तो जब ये गैर ज़रूरी टाइम जब बंद कर दिया जाएगा तो फिर लोग सिर्फ उसी चीज़ के लिए निकलेंगे कि जो कि ज़रूरी होगी और अपनी ज़रूरत का काम करके घर चले जाएंगे। और ये पहली वेव्स में भी इसी पॉलिसी पे अमल किया था और ये कामयाब हुई थी पॉलिसी। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, अगर हम बात करें वैक्सीनेशन के हवाले से तो हमने देखा कि पाकिस्तानियों में रुझान तो बढ़ गया वैक्सीनेशन लगवाने का, वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख भी किया जा रहा है। प्लीज़ आप बताएगा कि इस वक्त कितने पाकिस्तानी वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, डेटा आपके पास क्या है, कितनी वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं? दूसरा ये कि फोर्थ वेव जितनी ख़तरनाक साबित हो रही है उस लिहाज से क्या वैक्सीनेशंस का रुख करना शहरियों के लिए काफ़ी है या हुकूमत इस हवाले से भी कोई इक़दाम लेगी? इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ से ज़्यादा डोजेस जो है वो लग चुकी हुई है और इसमें पहली जो 1 करोड़ था उसको हमें कंप्लीट करने में 113 दिन लगे थे। दूसरी जो थी वो हमें 28 दिन दूसरा करोड़ लगा था, तीसरा करोड़ जो है वो 16 दिन में हो गया था और चौथा करोड़ जो है वो सिर्फ 9 दिन में ये डोजेस लगी थी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अब मतलब कि लोगों का रुझान भी हो रहा है और गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटीज़ बढ़ाई हैं। अब जो मोबाइल वैक्सीनेशन है वो बहुत बड़ी तादाद पे हो रही है कि मोबाइल वैन्स हमारी फिर रही हैं और वो डोर टू डोर जा रही हैं और उन दूर दराज के इलाकों में, उन यूनियन काउंसिल्स में, गली मोहल्लों में जा रही है और इस वक्त जितनी वैक्सीनेशन हो रही है उसमें 25 से 30% जो है वो ये मोबाइल वैक्सीनेशन है। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट खुद अब लोगों के डोर स्टेप के ऊपर जा रही है तो इससे बहुत एक वाज़े इजाफा हमें नज़र आया है और इंशाल्लाह ताला जो हमारा टारगेट था दिसंबर 2021 तक कि हम लोग अपनी 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, वो टारगेट हमने खुद से बढ़ा के 8 करोड़ कर दिया है क्योंकि जिस स्पीड के ऊपर वैक्सीनेशन हो रही है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बाहर से जो उसकी कंसाइनमेंट्स हैं वो भी तेज़ी से आ रही हैं, वैक्सीन भी वाफिर मिकदार में मौजूद है, सेंटर्स भी हैं, वैक्सीनेटर्स भी हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद स्पीड आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन में होगी। मगर इसमें मैं एक दफ़ा आपके थ्रू ये कहूँगी कि जो लोग अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं, जो लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे, कि वो लोग प्लीज़ सामने आएँ और जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, एक कौमी फ़र्ज़ समझ कर। अच्छा, जिस तरह आपने ये यू हैव पुट इट वेरी एप्टली, कौमी फ़र्ज़ समझ के इसको करें, तो जैसे कि आपने ख़ुद बताया कि पहले करोड़ में इतने दिन लगे और पहले से चौथा जो करोड़ था हमारी आबादी का उसको सिर्फ 9 दिन लगे, जो कि बड़ा एक ओवरवेलमिंग है। अच्छा नौशीन साहिबा, क्या हम इस तरफ सोच रहे हैं कि जैसे कि सिंध हुकूमत ने इक़दाम किए थे कि जी सिम्स बंद हो जाएंगी या तनख्वाह बंद हो जाएंगी, हो सकता है धमकी भी काम आ गई हो, लेकिन क्या हम ऐसा इक़दाम कर सकते हैं कि हफ़्ते में कोई एक दिन, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो या इस तरह का कोई दिन है, उसको हम नेशनल वैक्सीनेशन डे के तौर पे कर दें और क्योंकि उस दिन ऑब्वियसली कारोबार बंद है तो लोगों को हम इस चीज़ की तरगीब दें, अबलाग करें कि जी आप उस दिन जो है क्योंकि आप फ्री हैं तो आप जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वैक्सीनेशन आप करवाएं। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन हो सकता है? मैं समझती हूँ कि वीक में 2 दिन तो इस वक्त जो बड़े शहर है वहाँ पे हर चीज़ बंद होती है सैटरडे संडे को, या किसी हर एक के पास हर प्रोविंस को ऑप्शन दी गई थी कि वो एनी 2 डेज जो है वो अपने लिए करें, तो वो छुट्टी तो होती है मगर ट्रेंड ये देखा गया कि छुट्टी वाले दिन जो है वो हमें कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स नजर नहीं आता, बल्कि जो ऑफिस खुले होते हैं और दूसरे कारोबार चल रहे थे तो उसमें से लोग चूँकि घर से निकले होते हैं तो वो वापसी पे या जाते हुए या शाम के वक्त वहाँ पे, तो वहाँ पर उस दिन हमें ज़्यादा ट्रेंड नजर आता है लोगों का आने का, जब बस घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि ये स्टडी किया गया था, इसीलिए फिर बाद में संडे की वैक्सीनेशन सेंटर्स को छुट्टी अनाउंस की गई थी, पहले फ्राइडेज की थी, यही सोच के कि संडे को शायद ज़्यादा लोग आए, मगर हमें ऐसा कोई ट्रेंड नज़र नहीं आया था, तो इसलिए फिर संडे को छुट्टी डिक्लेयर किया गया था। पर आजकल जो ये 4th वेव है
इसके अंदर तो अब मैं समझती हूँ कि बहुत सारे सेंटर्स जो है वो ऑल राउंड द वीक खुले और बास जो है वो 24 आवर्स भी खुले। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, जैसे हम वैक्सीनेशन की मौजूदगी की बात कर रहे हैं, प्लीज़ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। सिंध से ऐसी कोई इत्तलात आपके पास मौसूल हुई हैं कि साइनोवैक, पाकवैक या कैंसाइनो की कमी जो है वो सिंध वालों को देखने में आ रही है? देखिए कल भी हमारे पास लैंड की है साइनोफार्म और साइनोवैक की डोजेस जो है कल भी पाकिस्तान पहुंची है। तो मैं नहीं समझती कि किसी किस्म की कोई शॉर्टेज है। वो जैसे ही आती, जब पहली डोज लगती है तो सेकंड डोज का पहले ही स्टॉक जो है वो रिजर्व कर लिया जाता है। और वो क्योंकि इस हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जिस प्रोविंस में भी जाए वहाँ पर दोनों डोजेस के हिसाब से स्टॉक प्रोवाइड किया जाए। और उनको इंस्ट्रक्शंस भी यही होती है कि जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो आप इसको मेक श्योर करें कि आप सेकंड डोज का स्टॉक जो है वो आपके पास मौजूद हो। तो ये ज़रूर हो सकता है कि किसी सेंटर के ऊपर शॉर्टेज हो जाती हो, क्योंकि कई दफ़ा चूँकि वॉक-इन वैक्सीनेशन है, अब रजिस्ट्री। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, लास्ट में एक दफ़ा आपका कमेंट इस पे ज़रूर लेना चाहूँगी कि अभी भी कुछ हल्के जो हैं इस कश्मकश का शिकार हैं कि जो हमला ख़वातीन हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या नहीं। हमने जब बात की तो ये कहा गया कि वैक्सीनेशन मॉडर्ना जो है वो लगवाई जा सकती है, लेकिन फिर ये सामने आया कि जब तक आपकी गायनाकोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करती आप तब तक वो वैक्सीन भी नहीं लगवा सकते। ऐसा ही है? नहीं जी, मैं समझती हूँ कि अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो कि कोई थोड़ी बहुत छोटी तादाद में कई दफ़ा ख़वातीन को हो जाती है, कोई बहुत ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है या एक्लेम्पशिया या कोई और उनको प्रॉब्लम होती है, कोई ब्लड के टेस्ट में कोई एब्नॉर्मेलिटी आती है, तो उस सूरत में उनको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो मैं नहीं समझती कि आपको किसी किस्म की एडवाइस की ज़रूरत है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और आप इसको बेफिक्र होकर लगवा सकते हैं। ठीक है नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी। प्राइवेट स्कूल्स को 10% बच्चों को मुफ्त पढ़ाना होगा। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने बड़ा ऐलान किया है ये, और कहते हैं कि स्कूल्स खोलने से मुतालिक जो फैसला है वो आज किया जाएगा, नहीं 8 मुहर्रम को। निसाब में तब्दीली की ज़रूरत तो है। नुमाइंदा समा संजय साधवानी से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की, देखिए। सिंध की तालीम सुधारने का टास्क एक दफ़ा फिर सरदार शाह को दिया गया है। क्या सरदार शाह एक दफ़ा कामयाब होंगे? कैसे सिंध की तालीम बेहतर होगी? उन्हीं से बात करते हैं। क्या क्या मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ सकता है? सर, इस दफ़ा किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है और आप महकमा तालीम में क्या क्या मुश्किलात हैं इस वक्त, जो आप हमें बताएं। मुश्किलात तो है डेफिनेटली, क्योंकि मैं 1 साल पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुका हूँ और हमने रोड मैप भी बनाया था। उन सारी चीज़ों को देख के, जो चैलेंजेस थे उनको देख के इत्तेफाक से फिर 2 साल की डिसकंटिन्यूटी हुई और मैं लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर मुझे इस काबिल समझा। यकीनन चैलेंजेस बहुत हैं। बजट पास हो चुकी है और डेफिनेटली किसी भी मिनिस्टर को काम करने के लिए पहले बजट उनकी अपनी मर्ज़ी की बनी होती है, तो फिर वो उसको आगे ले चलता है। अब मैं कोशिश होगी मेरी कि इन 2 सालों में जितना भी पीरियड है बाकी मेरा बचता है, उसमें चीज़ों को ठीक करें। उसमें गवर्नेंस को ठीक करना होगा, मैनेजमेंट को ठीक करना होगा, करिकुलम हमें रिवाइज़ करना होगा। अभी तक हम पुराना करिकुलम पढ़ा रहे हैं, जो कोई मैं जब पढ़ा था कॉलेज में या स्कूल्स में, आज तक वही नसाब जो है वो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसको मॉडर्न लाइन्स पे लाना होगा। टीचर क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अच्छे उस्ताद के बगैर, अच्छे टीचर के बगैर हम क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। तो इस सवाल से हम रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। कोई 45,000 के करीब टीचर्स जो हैं वो आइंदा 1-2 माह में अंदर सिस्टम में आ जाएंगे। सर, निसाब की बात की, वफाक चाहता है कि पाकिस्तान भर में यकसा निज़ाम तालीम और यकसा निसाब हो, तो जो वफाक का निसाब है आप उसको कबूल करेंगे? मैं देखता हूँ कि मैं जब था उस वक्त फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब से हमारी बात हुई थी। मैंने उस वक्त भी ये बात रखी थी, जब 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि मैंने उनको कहा कि भाई हम जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो तो पूरे पाकिस्तान में एक जैसे हो सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं। अगर वो क्वालिटी के हम समझते हैं तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मगर जितने हमारे आर्ट के सब्जेक्ट हैं, जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ हम पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो हम इलाकाई उसमें नसाब होना चाहिए। अगर कल हम बताते हैं कि भाई 2-2 सुमरो हमारा हीरो है, हम उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसको पढ़ाएं।
पंजाब को अपना राइट होना चाहिए, केपी को अपना होना चाहिए, बलूचिस्तान को अपना हक होना चाहिए। वैसे एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल नहीं है। नसाब खुद वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हमारे पास अपना टेक्स्ट बुक बोर्ड बना हुआ है, हमारा अपना करिकुलम काउंसिल बनी हुई है। कुछ दिन पहले एक जुमला इस्तेमाल किया था कि अंगूठे छाप टीचरों से हमें जान छुड़ानी है। ये टीचर किस दौर में भर्ती हुए और इनकी वजह से सिंध की तालीम का मसला हुआ या असल सिंध की तालीम ख़राब कैसे? मेरे वालिद साहब जो थे उसके पास उस ज़माने में वो एक ऑर्डर भेजे गए, वो खुद ही मैं गवाह हूँ उसका, छोटा था 10-11 साल का। तो ऑफर ऑर्डर मिल गया, उसमें नाम भरना था, नाम भर के वो वहाँ पे जो SDO था, सब डिविजनल जगह पे जो ऑफिसर था, उसको वो जाके देता था। वो कहता था कि भाई अब इस पर तुम साइन करो। वो कहता साइन करने मुझे नहीं आती, मुझे थंब लगाऊंगा मैं। अब उसमें अच्छे भी आए होंगे, क्योंकि मैं नहीं कहता कि सारे टीचर्स जो है वो अनपढ़ अंगूठे छाप है। उसमें जितने भी क्वालिफाइड टीचर नहीं थे, मतलब कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई एप्टीट्यूड नहीं चेक किया गया। वो अल्लामा इकबाल से अगर मैट्रिक की कोई झूठी डिग्री लेके भी आ गया तो वो भी सिस्टम का हिस्सा हो गया। तो ये नेचुरल है, सबको पता है। अब खामखा इस बेस पे मुझे उस पर उछालना वो अलग बात है। ये जो 37,000 आप भर्तियाँ करने जा रहे हैं, कितने फीसद इसमें सियासी सिफारिशों पे भर्ती होंगी? कोई भी नहीं होगा, मैं इंश्योर करूँगा, एक भी नहीं होगा। कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी उसमें। मुकम्मल तौर पे IBA के साथ अब मुझे बैठना है। मैं इसके बाद बैठूँगा, मुहर्रम के बाद, आशूरे के बाद मैं उनके साथ बैठूँगा और हर तरह मुमकिन मैं संजय आपको बता दूँ, चाहे कितना भी मुझ पे प्रेशर पड़े, ना मेरी क़यादत का मुझ पे प्रेशर है। क़यादत ने फ्री हैंड, बिलावल भुट्टो साहब ने क्लियरली मुझे कहा है कि मुझे पढ़े लिखे टीचर असातिज़ा सिस्टम में चाहिए। मैं उसको इंश्योर करूँगा। वज़ारत चली जाए तो? वज़ारत तो चेयरमैन साहब देने वाला है, उसकी अहकामात हैं, वो क्यों जाएगी वापस? अब जो उसके नीचे अगर बैठे हुए हैं उसका कोई प्रेशर होता है, कोई MP MLA साहब कोई कहता है, मैं उनको हाथ जोड़ के कहूँगा कि मेरे बस में नहीं है। क्योंकि हमने सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट रखना है कि उसमें कोई भी आके मदाखलत ना कर सके टीचर्स की रिक्रूटमेंट में। उसी दिन मेरी कोशिश ये होगी कि उसी दिन रिजल्ट अनाउंस हो विद इन आवर्स। आप सिंध की तालीम कैसे बेहतर करेंगे? प्राइवेट स्कूल्स माफिया है, ये आपके निज़ाम को आ रही है, इसको कैसे करें? देखिए, मैं प्राइवेट स्कूल्स के कॉन्सेप्ट और प्राइवेट स्कूल्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जो तासर एक दिया जाता है कि मैं मेंटली माइंडसेट मेरा जो है उनके कोई अगेंस्ट है, क्योंकि मैं बचपन से लेके यूनिवर्सिटी तक जो है मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूलों में। नहीं, वैसे अगेंस्ट होना चाहिए, मगर जो लॉ है, कानून है, उस पर प्राइवेट स्कूल्स को अमल करना पड़ेगा। 10% गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना है उनको। ये प्राइवेट स्कूल्स ऑर्डिनेंस 2005, 2001 एंड 2005 जो है वो ये प्रोविज़न देता है कि जो गरीब के बच्चे हैं वो उनको फ्री में पढ़ाया जाए। वो पढ़ाना पड़ेगा। स्कूल को स्कूल की क्राइटेरिया पे रखना पड़ेगा। पैसे बनाने की मशीन मैं स्कूल को बनने नहीं दूंगा। तो अब देखना यह है कि ये जो बहुत ही अहम फैसले किए हैं सरदार शाह ने, जो वज़ीर तालीम सिंध है, ख़ास तौर पे कि ये कि 10% गरीब बच्चों को, डिज़र्विंग बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स को मुफ्त तालीम देनी होगी। इसको प्राइवेट स्कूल्स वाले कितनी खातिर में लाते हैं। खैर, क्योंकि आए दिन तो हम देखते हैं कि जी वहाँ पर वालिदैन के लिए मुश्किलात ही बढ़ती हैं। प्राइवेट स्कूल वाले नहीं मान रहे इनकी बात। कभी फीसें बढ़ जाती हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अब बात करेंगे हम उस सेगमेंट की जो है मेरा सबसे फेवरेट, पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले को पहमा से आपको अब मिलवाते हैं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान का फ़ख्र जो है बुलंद करने वाले, पाकिस्तान का सर ऊंचा करने वाले सरबाज खान से, जिन्होंने बहुत सारे जो है वो बेहतरीन काम किए हैं। इनमें एक तो ये कि दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर वो पहले पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तानी परचम लहराया है। उनकी जो 8000 मीटर से ज़ायद चोटियों की दीगर कामयाबियों में K2 है, नागा पर्वत है, ब्रॉड पीक है, मनसलो भी शामिल है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हाल ही में महीना गुजरा होगा कि जब उन्होंने गुशेपुर 1 और गुशेपुर 2 भी किया है। इसके अलावा उनका एक बड़ा अहम मिशन है, वो क्या है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन सरबाज भाई। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब आप गुशेपुर 1 और 2 करने जा रहे थे। उससे पहले मेरी आपसे बात हुई थी, बहुत एक्साइटेड थे आप, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि मैं इस वक्त मिशन समिट 14 पे हूँ। अच्छा। और ऑलरेडी मैं 8 पीक्स कर चुका हूँ। तो इसमें आपको पता है कि क्लाइंबिंग माउंटेनियरिंग एक दुनिया में ख़तरनाक खेल और सबसे एक्सपेंसिव खेल माना जाता है।
तो अभी तक जो मैंने पीक्स की है नेपाल में 4 और पाकिस्तान में 4 पीक्स में ऑलरेडी कर चुका हूँ और अभी मेरा और 6 रहते हैं जो मिशन समिट 14 के 6 पीक्स। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ एक और पीक पे जाने का मेरा प्लान है। तो मेरे जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहा बहुत बढ़िया रहा। अच्छा सरबाज, मुझे बताएं ये मिशन समिट 14 क्या है? दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियाँ हैं जिसको मिशन 14 कहा जाता है। अभी तक पाकिस्तान से कोई भी क्लाइंबर इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर सका है। हमारे पास इतने पीक्स भी है, 5 पीक्स पाकिस्तान में है जिनमें से 7 पीक नेपाल में और 2 चाइना में है। तो मोहम्मद अली साद पारा जो कि मेरा उस्ताद भी रहा है वो इस मिशन पे थे, हम दोनों ही, बल्कि इस मिशन को हमने 2017 में, वो पहले से काफ़ी मुझसे सीनियर भी थे, लेकिन 2017 के बाद हम दोनों ने एक पीक की नंगा पर्वत जो कि दुनिया की फ़र्स्ट ऑटम एसेंट थी। तो मुझे अली भाई का शागिर्दी का वहाँ पे मौका मिला और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा 8000 पीक नंगा पर्वत जो कि किलर माउंटेन कहा जाता है वो सबमिट की। उसके बाद मैंने मिशन समिट 14 का अनाउंस किया और अभी तक लगातार मेरे 8 अटेम्प्ट्स हुए हैं दुनिया के 8000 पीक्स पे और मेरे सारे 8 के 8 सक्सेस रहे। अच्छा, ये कितना ज़रूरी है सरबाज भाई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 8 आपने कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स किए हैं, ये सारे आपने एक ही बार में असेंड कर लिए हैं या आपको दोबारा किसी को अटेम्प्ट करना पड़ा है? K2 को मैंने अटेम्प्ट किया था 2 दफ़ा, 2016 में और 17 में। उसमें मैं नाकाम रहा मौसम की ख़राबी और हालात की वजह से, ज़्यादा बर्फ़ की वजह से। लेकिन जब 18 में मैंने अटेम्प्ट किया तो उसमें मुझे कामयाबी मिली। सही। अच्छा सरबाज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि, और हम देखते भी हैं ये बड़ा मुश्किल है, अब तक सबसे मुश्किल मरहला वही था K2 वाला, ये इसके अलावा भी कोई चीज़ ऐसी आई जो कि आपको लगा कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चैलेंज है भाई अब तक का? दुनिया में देखा जाए तो जो 14 पीक्स है उनमें से K2 नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा जो नेपाल में है। अन्नपूर्णा में मैं अप्रैल मई में मैं और मेरा दोस्त क्लाइंबिंग पार्टनर अब्दुल जोशी गए थे। और वो कोई भी पाकिस्तानी का पहला पीक था वहाँ पे। उससे पहले कोई भी पाकिस्तानी इस पीक पे ट्राई नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे जो भी 14 मिशन पे होता है वही जाता है और उसका जो डेथ रेशो है वो तकरीबन 31%, जो कि किसी भी 8000 पीक में सबसे ज़्यादा थी। तो वहाँ पे हम जब गए पहले ही रोटेशन में कैंपन पे ही हम 2 दफ़ा एवलांच की ज़द में आए और मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पीक नंगा पर्वत के बाद मुझे अन्नपूर्णा लगा। लेकिन नंगा पर्वत हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, अली मरहूम भी थे, तो उसमें इतना हमारा लिए मसला नहीं हुआ। लेकिन मुझे अन्नपूर्णा पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा। अच्छा, आप बार बार ऐसे शख्स का नाम ले रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान का जो है सर फ़ख्र से बुलंद किया। कल हम साजिद भाई से भी बात कर रहे थे, साजिद सतपारा, अली सतपारा के बेटे से, तो उनसे भी हमने कुछ यादें ताज़ा की, क्योंकि आप उनके शागिर्द भी रह चुके हैं अली सतपारा के। कैसे इंसान थे वो, और क्योंकि ऑब्वियसली माउंटेनरिंग बड़ा चैलेंजिंग काम है, तो किस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करते थे, क्या जज्बा होता था, क्या प्रिपरेशन होती थी आप लोगों की? अली भाई के साथ मेरा बहुत क्लोज़, यानी वो मुझसे उम्र में काफ़ी फ़र्क थी, लेकिन हम दोनों, वो मेरे बड़े भाई की जगह में था। और 4 पीक्स दुनिया के 8000, 2 नेपाल में 2 पाकिस्तान हमने साथ की थी। आप वीडियोस भी देखेंगे उसके कि उसमें मैं मनसलू का फर्स्ट 8000 था वो, जो कि पहला किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया था। हम कैंप 4 में मिलते हैं और अभी आपने वीडियो भी दिखाई। तो अली भाई का एक अजीब सा मिजाज था, वो हमेशा पहाड़ों पे हंसते रहते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारी थकावट, क्योंकि हमें वहाँ पे इतनी हाई एल्टीट्यूड पे, और हम पाकिस्तानी विदाउट ऑक्सीजन के हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो अली भाई एक ऐसे इंसान थे जो आपकी जो थकावट है वो अपनी मुस्कुराहट से आपका दूर कराते थे। ठीक। अच्छा, अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कोह पैमाई की तरबियत लेने के लिए क्या ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है? ट्रेनिंग सहूलियात क्या होती हैं? ये तो बहुत अहम सवाल है कि आपने, तो अभी तक हम सोच रहे थे कि अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, जो कि यहाँ पे एक इदारा है जो कि इसका ज़िम्मेदार है, अभी तक तो मैंने कोई ऐसा ट्रेनिंग भी नहीं ली है
इसका बहरान है। हमें अशद ज़रूरत है, हमारा PM साहब ख़ुद भी एक एथलीट रहे हैं। मैं इस चैनल के थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस फील्ड में बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास कोई भी अभी तक कोई इंटरनेशनल माउंटेन गाइड नहीं है, तो इंशाल्लाह उनका भी गलती नहीं, अल्पाइन क्लब वालों का भी, क्योंकि उनको जिस तरह दूसरे फेडरेशन को क्रिकेट हो गया है और दूसरे जो फेडरेशन है जिस तरह उनको फंड्स मिल रहे हैं इनको नहीं मिल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि स्पोर्ट्स बोर्ड से भी और वज़ीर आज़म साहब से भी और जितने भी हमारे ये इदारे हैं उनसे कि आप अल्पाइन क्लब को सपोर्ट करें, ताकि उनके वाकई में कोई अगर उनके पास फंड होंगे तो वो कोई ट्रेनिंग अरेंज करेंगे। अच्छा, तो इसका सब प्रोग्राम है इसमें सरवाज भाई हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने जी बड़ा सपोर्ट किया है, जितने भी माउंटेनर्स हैं, स्पॉन्सर से लेके उनकी ट्रेनिंग तक भी। ख़ास तौर पे अभी अली सतपारा के नाम पे उन्होंने जो स्कर्दू में जो माउंटेनियरिंग स्कूल था वो भी उनके नाम पे कर दिया है। इस तरह के मज़ीद अगर ट्रेनिंग स्कूल्स पाकिस्तान में खोले जाएं, आप देख रहे हैं कि अब सिर्फ ये जो माउंटेनियरिंग है ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान रीजन तक नहीं, बल्कि अब शहरोज़ काशिफ़ हैं जो कि लाहौर से इसको कर रहे हैं, कराची के कितने लोग हैं, फैसलाबाद से कितने लोग हैं जो इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर इस तरह के मज़ीद स्कूल्स पाकिस्तान में खोले जाएँ तो फ्यूचर आप ब्राइट देखते हैं माउंटेनियरिंग का पाकिस्तान में? बिल्कुल 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 ब्राइट हो सकता है, और काम भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 1-2 साल से इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल शेरोज़ काशिफ़ हो गया, अभी जो मेरे साथ फ़र्स्ट पाकिस्तानी बनी है नाइला कियानी, जो कि समीना बेग थी हमारे पास पहले जो एवरेस्ट समिटर थी, उसके बाद अभी नाइला कियानी जो कि पहले पाकिस्तानी बनी, जिसने कराकुरुम जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे तस्वूर किया जाता है क्लाइंबिंग की दुनिया में, वहाँ पे उसने G2 मेरे साथ समिट की। ये एक खुशाइन बात है कि हाँ डाउन से भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, अब जैसे आपने बात की कि बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन जब भी हम ख़वातीन की बात करते हैं और ख़वातीन का इस तरह की मुहिम में हिस्सा लेना उनके लिए तो ज़्यादा चैलेंजिंग है। आप आने वाले वक्त में फ्यूचर में ख़वातीन का इस हवाले से कैसा फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि ये हमने जिन 2 ख़वातीन का जिक्र किया, उनका आप लोगों के साथ इस तरह से मुहिम में हिस्सा लेना, इतने चैलेंजेस को फेस करना खुशाइन तो है, लेकिन इसको मेनटेन रखना कि बाकी भी ख़वातीन इसकी जानिब राग़िब हो, ये भी बड़ा ज़रूरी है। हम अपने लेवल पे, मैं हो गया साद मुनव्वर और हमारी टीम है अफजल जोशी, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो ट्रेंड है इसको थोड़ा चेंज करके ख़वातीन को भी इस फील्ड में लाएं, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी आते हैं जो हमें ख़वातीन ही फ़ीमेल गाइड्स का डिमांड करती है। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि हम इस ट्रेंड को भी उनकी तरफ वो करें कि ख़वातीन भी इस फील्ड में आएँ। जब तक आप ख़वातीन को इस फील्ड में या किसी भी काम में ख़वातीन को बराबर नहीं लाएंगे तो वो आपको पता है कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकती। सही है। अच्छा, आखिर में सिर्फ सरबाज भाई, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, ये बताते जाइएगा, अगर कोई लड़का लड़की इस वक्त घर में बैठा देख रहा है आपको, तो वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कहाँ से करे? क्योंकि स्कूल से नहीं है, कैसे करे? रनिंग स्टार्ट करे, रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट करे, कितना ख़र्चा आता है, ये सब बताएँ। बिल्कुल, जब भी कोई अगर न्यू बिगनर आना चाहता है तो वो ट्रेनिंग के बगैर नहीं आ सकता, क्योंकि हम माउंटेनियरिंग में कहते हैं कि ख़ासकर 8000 पे माउंटेन पे पहली गलती आखिरी गलती तस्वूर किया जाता है। तो कोई भी अगर आप ख़ासकर नए जनरेशन कोई भी आना चाहते हैं तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग करें फिज़िकली। और हम कहते हैं कि माउंटेनियर्स कहते हैं कि किसी भी क्लाइंबर को फ़िज़िकली से भी ज़्यादा मेंटली आपको उस लेवल पे, हाई लेवल पे जो डेथ जोन्स होते हैं वहाँ पे डिसीजन लेने की आपके पास सोच और ज़हन तगड़ी होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग से भी ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। तो आप मेहनत करें, और अगर आप फील्ड में आना चाहते हैं तो हम भी काम कर रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें। अगर अच्छा, और सिर्फ इतना बता दें, नेक्स्ट समिट कौन सी करने जा रहे हैं और कब? तो इंशाल्लाह मैं जल्दी अनाउंस करूंगा। अच्छा, चलिए, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। वैसे आप मुझे ऑफ कैमरा बता चुके हैं, लेकिन थैंक यू सो मच सरबाज भाई। जब भी आपसे बात होती है बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप और आपके हमरा दीगर जितने भी ऐसे कोपैमा हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लिमिटेड वसाइल में रह भी अगर हम ये काम कर सकते हैं तो सोचिए अगर हमारे पास वसाइल अच्छे हो जाएं तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और अभी हमने आपको सरबाज से मिलाया और अब
हमने गुज़िश्ता रोज़ जैसे आपको बताया था कि जो पासूकोन्स हैं उनको 12 पाकिस्तानी मर्द और ख़ातीन का कंटिंजेंट था कोपैमाओं का, उसने सर किया था और कामयाब मिशन के बाद वापस हुंजा आए थे अपने इलाके शमशाल। बड़ा ज़बरदस्त इनका इस्तकबाल किया था। हमें आज ज्वाइन कर लिया है, इस टीम को लीड कर रहे हैं और सरबाज के दोस्त भी हैं अब्दुल जोशी भाई ने। अब्दुल जोशी भाई बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। आप लोगों ने पासूकोन सर कर लिया है, कितने दिन लगे आपको? जी थैंक यू सो मच। हम तकरीबन कोई 12 मेंबर्स थे और हमें तकरीबन 14 दिन लगा क्योंकि हमने जो प्लान बनाया था कि हमने 14 अगस्त के दिन हमने सबमिट करना है, तो ये कुम तारीख से लेके 14 तारीख तक हमने अपना एक्सपीडिशन जारी रखा। सही। अच्छा, मौसम कैसा था वहाँ का? क्योंकि कोह पैमाओं के लिए किसी भी मुहिम पर सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना वो मौसम है, तो मौसम कैसा था? जी मौसम ओवरऑल हमें काफ़ी ख़राब मिला, लेकिन बीच बीच में हमें मौसम काफ़ी सही मौसम भी मिला। और अक्सर ये होता कि जब भी आप समिट पे जाएंगे या ओवरऑल आप जब क्लाइंबिंग करेंगे तो उसके लिए मौसम का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब मौसम ख़राब होता है तो क्लाइंबिंग जो है ना वो काफ़ी मुश्किल होता है। जब अच्छी मौसम आपको मिल जाते तो उसमें क्लाइंबिंग जो है ना वो इजी होता है। मतलब ये कि आपको फिर फ्रॉस्ट बाइट या फिर आपको सर्दी में लिखते हैं। और दूसरा ये कि सेफ्टी के लिहाज से भी जब मौसम ख़राब होता है तो बंदे जो ना अपने आप को स्कीव नहीं करता, सेफ्टी के लिहाज से ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो हर पहाड़ के लिए मौसम का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और हमने कोशिश किया कि टाइम टू टाइम हमने वेदर फोरकास्ट लिया और उसके मुताबिक हमने क्लाइंब किया। और दूसरी बात ये कि जब आप समिट पे जाएंगे या ओवरऑल जब आप क्लाइंब करेंगे तो मौसम के साथ साथ आप लोगों ने मतलब टाइम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप लेट जाएंगे तो इसमें जो ना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो ये कि जब धूप पड़ती है तो जो बर्फ़ है वो मेल्ट होती है, तो उसमें जो ना फिर काफ़ी ख़तरात हो सकती है। जब भी स्वाद की हम बात करते हैं हमारे जहन में जन्नत नज़ीर नज़ारे आते हैं, आबशार आती हैं, झीलें आती हैं, लेकिन वहाँ के लोग उतने ही टैलेंटेड और उतने ही अच्छे भी हैं। 19 साला तालबा हैं स्वाद की, उन्होंने यहाँ पे एक IT इंस्टीट्यूट खोल लिया है। माशरती रुकावटों के बावजूद बाहिम्मत ये लड़की हैं, इन्होंने IT की तालीम का बीड़ा उठा लिया है, दूसरों के लिए मिसाल कायम की है, बाहर से पढ़ के आई हैं और अब दूसरों को तालीम दे रही हैं। हम मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। शहाब बताइए। जी बिल्कुल, जज्बा जवां हो और हौसला बुलंद हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता और ये साबित कर दिखाया है स्वात के गांव अलमगंज की बेटी अनम रहीम ने। अनम रहीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अनम रहीम ने कम ही वक्त में बड़ा नाम कमाया है। उसने अब स्वात में IT के नाम से एक कंपनी और एकेडमी भी खोली है और यहाँ पे वो लोगों को सिखा भी रही है। उनसे बात करेंगे। अनम, अस्सलाम वालेकुम। बताएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, तालीम कितनी हासिल की और इस वक्त आप यहाँ पे जो एकेडमी चला रही है तो कितनी मुतमईन है? मेरा नाम अनम रहीम, मैं अलमगंज से ताल्लुक़ रखने वाली हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो मैट्रिक जो है मैंने सवात से किया। कॉलेज जो है मैंने PF कॉलेज से पढ़ा है पेशावर से, और फिर मेरी एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुई, उसके बाद मैं दुबई चली गई, वहाँ से मैंने IT के कोर्सेज़ किए। DPT मेरी स्टिल कंटिन्यू है। तो अभी मैं मतलब जैसे मैंने ये खोली तो मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी एकेडमी है, जो कंपनी है, यहाँ पे आप कौन कौन से कोर्स है जो आप लोगों को यहाँ पे सिखा रही है? हमारे पास IT के मुख्तलिफ कोर्सेज़ है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट, IS डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ASO, SEO, ये मुख्तलिफ कोर्सेज़ हम पढ़ाते हैं। अच्छा, ये भी बताएगा कि यहाँ पे लड़कियाँ हैं तो लड़कियों को आप क्या सिखाती है और जो लड़कियाँ IT के मैदान में आना चाहती है तो उनको क्या पैगाम देना चाहती है आप?
लड़कियां यहाँ पे आ भी रही है, अभी मतलब 3 लड़कियां ही आई है। मुझे अफसोस भी इस बात पे है, क्योंकि आप लोग मतलब लड़कों को इजाज़त दे रहे हैं तो लड़कियों को क्यों नहीं? आप लड़कियों को भी इजाज़त दें ताकि वो भी कुछ आए और अपनी लाइफ जो है इन द फ्यूचर अच्छी तरह सर्वाइव कर सके। यहाँ की लड़कियों में कितना टैलेंट है? आप समझती हैं कि अगर वो आईटी के मैदान में आना चाहती है तो वो आगे जा सकती है? जी, काफ़ी हद तक जा सकती है अगर वो आए। हमारे पास जो है सवात में बहुत सारी ऐसी टैलेंटेड लड़कियाँ हैं, लेकिन उनको सिर्फ इजाज़त नहीं है। अगर उनको इजाज़त मिले तो वो काफ़ी हद तक आगे जा सकती है। जैसे मैं आई अपने पेरेंट्स की इजाज़त की वजह से, तो वो भी इस तरह आ सकती हैं। अच्छा, आपको इस फील्ड में आने में कितनी मुश्किलात पेश आई और बीइंग अ टीचर आप किस तरह फील कर रही है इस वक्त? मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ अपनी टीचिंग से भी और अपने ख़ासकर अपनी एकेडमी से भी, क्योंकि मुझे अभी विदिन 1 मंथ मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। अभी 2nd मंथ मेरा कंटिन्यू है यहाँ पे। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर में सवात को जस्ट लाइक इस्लामाबाद बना के रहूँगी। अच्छा, आप एक स्टूडेंट भी है, आप डॉक्टरी कर रही है, साथ ही आप एकेडमी चला रही है, तो ये दोनों काम मुश्किल नहीं होते? मुश्किल है, क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा खुद का कोड ही है ये कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अगर आप करना चाहें तो। आपके दुबई में बहुत अच्छी जॉब थी, आप वो छोड़ के यहाँ पे आई, तो किस जज्बे के तहत आप स्वात आई हैं और यहाँ पे अब अपनी कंपनी चला रही है? मेरा मिशन और मेरा मकसद यही था कि यहाँ पे लोग जो है वो आगे जा सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी बेरोज़गार लोग हैं। आईटी ऐसी फील्ड है कि कोई इसमें बेरोज़गार नहीं रह सकता। बहुत शुक्रिया। अनम रहीम की बात है आपने सुनी, जज्बा जो है इनका आपने देखा। हमने यहाँ पे इनकी जो एकेडमी है इसको भी विज़िट किया, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी मुतमईन है और अनम रहीम का जो जज्बा है, हमारी दुआ है कि वो इस अपने मकसद में कामयाब हो। साथ ही उन्होंने वालिदैन को ये पैगाम दिया है कि वो अपनी बच्चियों को इजाज़त दे ताकि वो भी IT के मैदान में आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करे और अपने मुस्तक़बिल को भी संवार सके। बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो कि बहुत याद रहो। हमारे मुल्क में ऐसे कई लेजेंड्स हैं कि जो गुज़र जाते हैं तो फिर हम उन्हें याद करते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे लेजेंड को इनवाइट करें अपने स्टूडियो में, एक ऐसे हीरो कैरेक्टर को, बल्कि हीरो ने ऐसे प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ़ कर दी। जब हम कहते हैं कि ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ़ कर दी, वी लिटरली मीन इट, क्योंकि 33 साल किसी की भी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चंक होता है। ये वो 33 साल हैं कि जिसमें इन्होंने जवानी भी देखी, इन्होंने अपने बच्चे भी देखे, सब कुछ सेक्रीफाइस किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की खिदमात अंजाम इन्होंने दी। डॉक्टर सीमी जमाली रिटायर हो गई हैं। आपने हमेशा जब भी इस शहर में कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हुई है, कभी भी एक ऐसी आवाज़ को जब भी मीडिया ने कॉल किया है, तो हमारे साथ मौजूद हैं सीमी जमाली और हम उनसे जानते हैं कि जी इस वक्त क्या सिचुएशन है। नेवर वाज अ केस कि जब इन्होंने हमें या किसी और भी आउटलेट को मना किया हो। तो एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मैम सीमी जमाली। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। यू हैव बीन ऑलवेज काइंड। और जैसे कि हम अभी ऑफ कैमरा गुफ्तगू भी कर रहे थे, 33 साल का अरसा, ऐसे बोलने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन वो पहला दिन, क्या आपको वो यहीं से शुरू करते हैं, आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, वो पहला दिन कैसा था आपका जब आप ने अपनी सर्विस का आगाज़ किया? हाउ वाज इट? वो पहला दिन जो था वो भी मुझे आज तक याद है कि मैं जब गई थी तो मुझे उस वक़्त मेनिंजाइटिस का दौर था और उस वक़्त मेनिंजाइटिस बड़ा खौफनाक समझा जाता था। तो एक JPMC में एक स्पेसिफ़िक मेनिंजाइटिस वार्ड बना था, तो उन्होंने कहा कि हम आपको उधर पोस्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा कि कोई और ऑप्शन है, जो हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर थे उस वक़्त, तो उन्होंने कहा कि आप इमरजेंसी में चली जाएं। Okay. तो मैंने ख़ुद से बग़ैर सोचे समझे, विदाउट अनदर थॉट, मैंने कहा मैं इमरजेंसी में चले जाती हूँ। मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इमरजेंसी में चले जाऊँगी। एंड दैट वाज द डे, फर्स्ट डे जहाँ पे मैं शुरू हुई। और आज आपके सामने यहाँ पर अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही और बहुत लोगों की मोहब्बत और शफ़क़त रही कि जिसमें मैंने बहुत सारे टारगेट्स अचीव किए जो मैं समझती थी कि होने चाहिए पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में। एंड माशाल्लाह इट हैज़ मेड अ वेरी नाइस नेम फॉर पाकिस्तान हियर एंड अब्रॉड। सो मैं बहुत ये तो आपने पहले दिन की बात कर ली, आपका फेयरवेल कैसा रहा ये तो बताएं ज़रा।
अनफॉर्चुनेटली मेरा फेयरवेल जो था ऐसे दिन पे था जब छुट्टी थी, ये मुहर्रम का 10वां मुहर्रम था, तो उस दिन आई रिटायर्ड। सो बट इट्स ऑल राइट, यू नो, बहुत सारी बहुत आई हैव वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम माई कोलीग्स। इतने मैसेजेस, और मैं आखिरी दिन जब गई थी तो हर आदमी मिलने आया और बहुत सारी मोहब्बतों के साथ रुखसत किया। इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या चाहिए। मैम 33 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस, क्या कुछ देखा है सिमी जमाली ने, ये ख़ास तौर पे कराची जैसे शहर में, जब हम 33 साल पहले की बात करें, फ्रॉम यू नो बिगिनिंग फ्रॉम द 80s एरा, जहाँ पे शहर की सूरत हाल ऐसी रही कि रोज़ाना लाशें आ रही हैं पॉलिटिकल सिनारियों में, देन दिस सिटी वाज स्ट्रक बाय द यू नो टेररिज्म, और वो एक बहुत बिल्कुल अलग तरह की चीज़ें हो रही थी। हम नई नई तरीके की इंजरीज़ आइडेंटिफाई कर रहे थे। पहले हमें गन शॉट्स मिलते थे, उसके बाद हमें पैलेट्स से यू नो छिले हुए हमें जिस्म आ रहे हैं, कोई जल रहा है। ये तमाम तर इसको आप कैसे अहाता करेंगी? देखिए, ज़िंदगी और मौत को मैंने बड़े करीब से देखा है। मैंने 33 साल में वो सब कुछ देख लिया जो मैं इतनी जल्दी तो आपको बता नहीं सकती, नॉर्मल इंसान नहीं देखना चाहेगा, नहीं देखना चाहता। बिल्कुल। मैंने पहला बम ब्लास्ट जो था वो निश्तर पार्क का देखा था, जिसमें डिकैपिटेटेड हेड मेरे पास आया था। बहुत खौफनाक यादें हैं, दे वर वेरी हॉरिफिक इवेंट्स जो मैंने देखे। 200 से ज़्यादा मैंने बम ब्लास्ट्स देखे, रोड ट्रैफिक इंजरीज़ ऐसी ऐसी देखी हैं कि दिल खराश वाक़यात वो देखें। और उसमें बहुत रिवॉर्डिंग होता है कि जब लोग बच जाते हैं, आपको बड़ी खुशी महसूस होती है। इंस्टेंट रिलीफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और मैंने फायर आर्म इंजरीज़, मैंने कभी ज़िंदगी में क्लैशनिकोव नहीं देखी थी। मेरे सामने, आंखों के सामने वो बंदूक चली, तो दैट इज़ हाउ आई विटनेस्ड। ये ग्रेनेड्स देखे, टेररिस्ट्स देखे, एथनिक वायलेंस देखी शहर की, और बहुत सारी अच्छी यादें भी हैं। अच्छी यादें इस सेंस में मैं कहूँगी कि मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो मैं समझती थी। मुझे एक और चीज़ पे बड़ी खुशी है कि पब्लिक सेक्टर में मॉर्चरीज़ नहीं हुआ करती थी, तो हमने एक मॉर्चरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनवाई है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। वो लोगों के लिए, लोगों के बड़े बूढ़े जो हैं मुल्क से, बच्चे जो हैं चले जाते हैं और बड़े बूढ़े यहाँ पर रह जाते हैं, और उनको रखने की कोई जगह नहीं होती जब तक बच्चे वापस ना आ जाएं, कोई नहलाने धुलाने के लिए। हम सिर्फ चीपा या ईदी को देखा करते थे। अब हमारे पास भी वो फैसिलिटी है और मिनी मॉर्ग बना दिया। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो टाइम एकेडमिकली अचीव की, बहुत सारे जगह जो है रिकग्नाइज़ कराई हॉस्पिटल में। तो आई थिंक अपने हिस्से, अपना हिस्सा मैंने डाल दिया है। अब इट इज़ इंशाल्लाह गोइंग टू कंटिन्यू, और इससे बेहतर काम करने वाले आएंगे। मगर मुझे लगता है कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। अच्छा। वैसे बाय द वे मेरा डॉक्टर बनने को दिल नहीं करता था। मेरा दिल करता यही मैं चाह रहा था कि शुरू से यू वांटेड टू हैव दिस प्रोफेशन, या फिर आप कुछ और करना चाहते थे? माय मदर वांटेड कि मैं डॉक्टर होती, एंड माय फादर वांटेड दैट आई शुड बी अ डॉक्टर। उस वक्त लड़कियों के लिए कोई और प्रोफेशन होता नहीं था। सो डॉक्टर बन जाओ और लड़कों के लिए इंजीनियर बन जाओ। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू द प्रोफेशन। पर मेरा अपना अगर ज़ाती राय पूछें तो आई वांटेड टू बी अ फौजी। दैट एनचांटेड मी अ लॉट, कि मुझे वो वर्दी, मुझे वो जूते, उनके जूतों की छाप मुझे बड़ी अच्छी लगा करती थी। सो आई वांटेड टू बी अ फौजी। लेकिन उस वक्त में कोई फ़ौज में देयर वाज नो वे वुमेन कुड गो। अब बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत हो गया है। एंड इफ़ यू लुक बैक, यू नो, यू वुड थिंक अबाउट इट, बट अब इट्स टू लेट इन द डे। आई डोंट थिंक इट्स टू लेट। आपने जो काम किया है ना, जिस फ्रंट पे आप लड़ती रही हैं, वो एक फ़्रंट है जहाँ पे हमारे फ़ौजी जवान लड़ रहे होते हैं, और एक ये फ़्रंट है कि जहाँ आपने इंसानी खिदमत की जो जंग लड़ी है। मैं चाहूँगा कि इसमें हम ज़रा मज़ीद एलैबोरेट करें। मैम, बहुत आसान होता है ये कहना कि जी हमने 33 साल की सर्विस दी, वी हैव सर्व नॉट द कंट्री बट वी हैव सर्व द ह्यूमैनिटी, हमने इंसानियत की खिदमत की है। लेकिन देखने वालों को ये ज़रूर बताइएगा कि इसके पीछे कितनी क़ुरबानी है, क्योंकि आज हमारे लिए बड़ा, जैसे कि अभी 9-10 मुहर्रम हो गया, उसमें भी हम दफातर में थे, 14 अगस्त हो जाए, ईद, बकरीद, कोई भी शादियाँ, ये काम नहीं रुकता। उससे बढ़ के जो आप लोगों का काम है वो काम नहीं रुकता। सिमी जमाली ने सिमी जमाली बनने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं? यस, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं समझती हूँ इसमें मेरी फैमिली का बड़ा रोल रहा है। मेरे बच्चों ने बड़ा सफ़र किया एट माई हैंड्स।
और मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने मेरी बड़ी हिम्मत बंधाई और हर वक्त मेरे साथ रहे। और ये एक टीम वर्क होता है, अकेले कोई आदमी नहीं कर सकता। और अगर मैं पीछे याद करूं तो हर वक्त कोई शादी, कोई खुशी का त्यौहार, जैसे हीट वेव आई थी शहर के अंदर, तो मैं छुट्टी पर जा रही थी उस वक्त, लेकिन मैंने अपनी छुट्टियां रोक दी। आई हैड टू कैंसिल माई टिकट्स। उस पर भी पैसे देने पड़ते हैं, ऑब्वियसली फ्री टिकट्स तो नहीं होते। अगर आप कैंसिल करें टिकट्स तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो भी मैंने किया। हर तरह की फाइनेंशियल, दूसरी तरह की कुर्बानियाँ, हर किस्म की कुर्बानी देनी पड़ती है। और सबसे बढ़ के हर माँ को अपने बच्चों का बच्चों ने कभी शिकवा किया? नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन येस, आई एम श्योर दूसरे बच्चों को देखते होंगे तो आई एम श्योर उनके दिल में तो होता होगा, बट उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हर वक्त कहते थे, कभी फ़ोन कोई आ जाए तो मुझे तो अच्छी तरह मेरी फ्रेंड्स की बातें पता हैं कि माई मामा हैज़ गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, माई मामा इज़ इन द इमरजेंसी, माई मामा इज़ हियर, माई मामा इज़ देयर। बेचारे फ़ोन पे यही बोलते रहते थे और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी ये सुन के कि हर वक्त मामा इज़ आउट ऑन ड्यूटी। तो बट इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। अच्छा है, अल्लाह ने बहुत प्यारे मेरे दोनों बच्चे हैं और उन्होंने दे आर स्टडिंग नाउ। एक ने माशाल्लाह पढ़ाई कर ली है और दूसरा वाला जो है अभी लॉ स्कूल में पढ़ रहा है। तो इट इज़ वेरी एनकरेजिंग कि फिर भी विद देयर फादर दे हैव कम्युनिकेटेड एंड डन एवरीथिंग। मेंशन देयर फादर नाउ। आजकल के ज़माने में ना जो कपल होता है उसको एक दूसरे से बड़ी शिकायत होती है। अगर वर्किंग मैन है तो खातून खाना कहती हैं कि आप मुझे वक्त नहीं देते। अगर वर्किंग वुमेन है तो हस्बैंड को भी होता है कि यार ये घर नहीं संभल रहा और ये सारी चीज़ें नहीं संभल रही। यकीनन एक कामयाब औरत के पीछे मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो कामयाब औरत के पीछे हस्बैंड का कितना हाथ रहा है? बहुत हाथ होता है, बिल्कुल, मैं इसमें कोई शक नहीं। मुझे वो ख़वातीन अच्छी नहीं लगती जो मर्दों की बुराइयां करें, इसलिए कि मर्दों की वजह से ये दुनिया कायम है। 50% अगर ख़वातीन है दुनिया में तो 50% मर्द भी हैं। और मैं इसको फुली एक्नॉलेज करना चाहती हूँ आज कि माई हस्बैंड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड टू मी। हमेशा ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव और अल्लाह का करम है कि घर भी अच्छी तरह चला और सब कुछ साथ साथ चलता रहा। अच्छा मैम, ये आपने अपना पर्सनल स्पेस ज़रूर हमसे शेयर किया है। मैं चाहूँगा आप ज़रा एक बार फिर हम बात करें आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे। कोई एक ऐसा वाक़या, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि हम वो वाक़यात बोलना भी नहीं चाह रहे क्योंकि बड़ी तल्ख़ यादें हैं इस शहर की, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो, जो आपने कभी किसी के साथ शेयर न किया हो, जो आपके साथ सामने वो चीज़ आई हो, आपने उस वक्त ज़ब्त कर लिया हो आज तक? If you can share that incident with us. I have, आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है जब as you grow in life. I was very short tempered, और as you grow in life you learn how to mellow down. और मैंने ये सीखा है, बहुत सारे लोग बहुत बदतमीज़ी करते थे, हमें ये पता नहीं चलता। मॉब वायलेंस जो है, अभी हमने देखा किस तरह लोग एक दूसरे को लिंच करते हैं, मॉब वायलेंस हमने देखा। जब मॉब्स आ जाते हैं तो उसमें ज़रूर बहुत सारी बदतमीज़ियाँ भी हो जाती हैं। तो लेकिन ये एंड यू फील वेरी बैड आफ्टर अ वाइल जब मॉब्स घुस के आ जाते हैं, और छोटी सी बात पे जिसमें आपका कसूर हो या ना हो। लेकिन उस वक्त बहुत अफसोस होता था कि देखिए हम लोगों की जान बचा रहे हैं, लोग हमारी जान पे तुल गए। और सबसे खौफनाक वाक़े दो वाक़यात हैं। जो एक बम ब्लास्ट हमारे ऊपर हो गया था, देयर वाज अ टेररिस्ट अटैक ऑन एल तशी कम्युनिटी। बस के ऊपर ब्लास्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग 11 लोग शहीद हो गए थे और 60-70 लोग जो हैं वो ज़ख्मी होकर इमरजेंसी में आए थे। उसके बाद सेकंड अटैक, जो सेकेंडरी अटैक होता है, वो हमारे ऊपर हो गया, जहाँ पर हम डॉक्टर्स जो थे लगे हुए थे लोगों की खिदमत करने के लिए, और पूरा हस्पताल वहाँ पर था और आगे पीछे वार्ड्स के अंदर, थिएटर्स के अंदर, और आई वॉज़ एट द गेट ऑफ द इमरजेंसी। और उस वक्त ब्लास्ट हुआ था एंड इट वाज सच अ टेरिफिक ब्लास्ट। और दूसरा ब्लास्ट तो हम बच ही गए थे, द थर्ड ब्लास्ट डिडंट टेक प्लेस। तो दैट वाज बहुत ज़िंदगी मौत को करीब से देखा, बहुत ज़्यादा। और उसमें आपने अपनी हेल्थ को भी बड़ा सेक्रीफाइस किया है। जी बिल्कुल। ये बात नहीं है कि ये हम ऐसे तशहीर कर रहे हैं इस चीज़ की, लेकिन लोगों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम जैसे नज़र आते हैं सामने, हमने अपने अंदर कितनी सारी चीज़ें छुपाई हुई हैं, चाहे वो हमारे गम हो, आंसू, या फिर हमारी बीमारियाँ हों। मुख्तसरन हमें बताइएगा कि व्हाट हैव यू गॉन थ्रू हेल्थ वाइज, और उसके बावजूद भी यू केप्ट ऑन फाइटिंग योर फाइट।
वेल व्हेन दिस पेंडेमिक केम, आपको शायद याद होगा कि एक जहाज़ क्रैश हुआ था कुछ अर्सा पहले कराची में, मलीर के करीब। सो उस रात को हमारी हेल्थ मिनिस्टर और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और बहुत सारे लोग आए हुए थे, हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद रहे। उस रात को आई एक्सपीरियंस्ड सम सीवियर पेन इन माई एब्डोमेन, और मैंने रात को जब सब कुछ हमने डेड बॉडीज़ क्लियर कर ली और जब कैजुअल्टी से वो बॉडीज़ को मॉर्चरी में मूव कर दिया गया और MLOs के हवाले कर दिया गया, तो उस वक्त आई हैड अ CT स्कैन एट दैट टाइम, एंड विद दैट CT स्कैन विद इन 2 days ऑफ दैट आई हैड सर्जरी, मेजर सर्जरी, और मुझे कोलन कैंसर डायग्नोज हुआ था, और उसके साथ साथ ही ये पेंडेमिक ऑफ कोविड भी आया हुआ था। सो आई हैड टू गो थ्रू दैट ट्रीटमेंट, आई हैड अ सर्जरी। उसके बाद आई डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम माई ड्यूटी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था कि जब मुल्क पे ऐसा yes, alhamdulillah. I did not shy away from my duty, and I kept on continuing to work, and I have the support of all my friends, my family, and the health department. The minister was very supportive, and also the secretary health, he was very kind to me. Usually लोग कहते हैं कि जी आप बीमार हो गए अब आप जाएं यहाँ से, लेकिन मैं बीमार हो के मैंने वो सब कुछ कर दिया जो वो लोग नहीं कर सकते, जो होते हुए नहीं कर पाते हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में जो है हम चाहेंगे कि आप पाकिस्तानियों को कुछ पैगाम ज़रूर दे के जाएँ, क्योंकि बीइंग अ वुमेन आपने, और हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा सेंग भी नहीं किया हमने कि बीइंग अ वुमेन ये सारी चीज़ें, क्योंकि माशरे में हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर ये वाली चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए, जेंडर इनइक्वालिटी भी नहीं करनी चाहिए। तो 33 साल आपने इस मुल्क को दिए हैं। वो लोग जो बहुत मायूस हो जाते हैं इस सिचुएशन से, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी थी कि आप जा सकते थे अब्रॉड, बट आप रहे इस मुल्क में, खिदमत की इस मुल्क के लोगों की, इस शहर के लोगों की। वो लोग जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी थोड़ी सी काविश के बाद, उनके लिए सिमी जमाली क्या पैगाम देके जाएंगी? बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये मुल्क हमें बड़ी मुश्किलों से दिया है। हमने पता नहीं कितनी, हमारे बुज़ुर्गों ने लाखों लाख कुर्बानियाँ दी, हमें तो कुछ कुर्बानी दिए बगैर ये मुल्क मिल गया। इसको हम जितना वैल्यू करें, जितना चेरिश करें, उतना ही कम है। मैं समझती हूँ ये पे बैक टाइम है अपने मुल्क के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान की खिदमत करें, और इससे ज़्यादा कुछ और बेहतर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सिमी जमाली साहिबा, और आयरन लेडी कहा जाए आपको पाकिस्तान की तो वो बेजाना होगा। थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपसे आखिरी बार गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, आपसे मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में गुफ्तगू होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। सिमी जमाली साहबा हमारे साथ मौजूद थी। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी पीर को। अल्लाह हाफ़िज़।